नमस्कार, जय हिंद। सुभारती डायरी के इस एपिसोड में मैं राम प्रकाश तिवारी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में भी आपसे वादा किया था कि एक नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ मिलेंगे, तो आज हम बात करेंगे दिव्यांग जनों के जो विशेषाधिकार हैं, जो उनके अधिकार, उनको सुविधाएं संविधान में मिली हुई हैं, उन सुविधाओं, उन अधिकारों के बारे में और उन अधिनियमों यानी कि एक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो भारत में और दुनिया में दिव्यांग जनों को, या अगर हम कहें कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, उनको जो राइट्स दिए गए हैं उन पर बात करेंगे। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आज सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमती आफरीन अलमस जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। आफरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज का हमारा मुद्दा भी जो है वो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2016 में जो एक एक्ट आया साल 2016 में, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो 1992 में एक्ट अधिनियम था उस पर हम बात करेंगे। तो ये आप बताएं कि भारत में जो एक बड़ा राष्ट्र है, दुनिया के कई छोटे राष्ट्र हमारे राज्यों के बराबर हैं, तो ऐसे में हमारे देश में ऐसी कौन सी वो परिस्थितियां थी जिनके चलते भारत सरकार को जो 1992 से चलता आ रहा था जो एक्ट, जो अधिनियम था, उस अधिनियम में बदलाव करके 2016 में एक नया अधिनियम लाना पड़ा। जी, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमारे पास हमारे देश में एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 पहले से था, लेकिन ये एक्ट के बाद हमें ज़रूरत पड़ी एक नए कानून की 2016 में दोबारा से लाने की। उसकी सबसे बड़ी वजह रही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बना हुआ एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 2006 का था। हमारे देश का जो कानून था 1995 वाला, वो उस 2006 वाले अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के समन्वय में उतना बेहतरीन नहीं था। और क्योंकि हम 2007 में उस कन्वेंशन को रेटिफाई कर गए थे, तो हमारे देश के ऊपर ये बाध्यता थी कि हम एक कानून बनाए जो कि राष्ट्रीय मानकों के ऊपर आधारित हो। इस वजह से हमें ये बेहतर लगा कि बजाय इसके कि पुराने कानून में संशोधन करें, उससे अच्छा है कि हम एक नया कानून लाए उस स्वरूप के साथ, उन मानकों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ ऑलरेडी बना चुके। तो ये एक मेन वजह रही। आफरीन जी, 2016 में कानून आया, राष्ट्रीय मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को मिलाकर उनके अनुरूप हम लोग वो कानून भारत सरकार लेके आई। लेकिन आप ये बताएं कि इस नए कानून में पिछले कानून से क्या क्या चीजें अलग थी? जी, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मानक को पूरा करना। दूसरी बात अगर हम देखें तो पहले वाले जो कानून था 1995 वाला, उसमें सिर्फ केवल 7 तरीके की विकलांगताओं को कवर किया गया था। लेकिन क्योंकि हमारे देश में विकलांगताओं के और भी बहुत प्रकार थे, तो 21 प्रकार हमने 2016 में कवर करे। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कारण रहा वो ये रहा कि हमने ज़्यादा विकलांग व्यक्तियों को कवर करने की कोशिश करी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तय करते हुए। एक वजह ये भी रही, जो प्रावधान थे पनिशमेंट को लेकर, वो पहले वाले कानून में उतने स्ट्रिंजेंट या उतने सख्त नहीं थे जितने कि नए कानून में। आपने 21 तरह की विकलांगताओं की बात करी है, तो संक्षिप्त में आप उन विकलांगताओं के बारे में, उन अक्षमताओं के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। जी, 21 विकलांगताएं जिनको कवर करने की कोशिश करी गई, उसमें जो बहुत सारी ऐसी, अगर मैं ब्रॉडली अगर बात करूं तो 4 तरीके की विशेष विकलांगताएं नजर आती है। एक फिजिकल, दूसरी मानसिक बीमारियों को, विकलांगताओं को लेकर कवर किया गया। तीसरा अगर मैं बोलूं तो उसमें जो अलग अलग तरीके की स्किन से रिलेटेड डिजीज थी उनको भी कवर करा गया। और चौथे रूप में बोलूं तो ब्लड से रिलेटेड भी डिजीजेस को उसमें कवर करा गया। अगर मैं फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की बात करूं तो उसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी और आप ब्लाइंडनेस, लो विजन, इस तरीके की बीमारियों को, विकलांगताओं को कवर करा। मेंटल डिसेबिलिटी की बात करूं तो उसमें मानसिक निशक्तता और मेंटल से रिलेटेड और मल्टीपल डिजीजेस को भी इसमें कवर किया गया। लेकिन अगर स्किन से रिलेटेड बात करूं तो स्किन में
आपकी स्कैरोलिसिस और तरीके की ऐसी बीमारियां हैं, थैमेलिया और एलसीमिया वगैरह जो एलसीमिया जी, इंसोम्निया, जी जी, ये सारी हेमोफीलिया, इस हेमोफीलिया तरीके की बीमारियों को लिया गया। जी और इसमें यहाँ पर मैं आपका एक विषय ध्यान लेना चाहूंगी। जी जी एसिड अटैक विक्टिम्स पहले नहीं आते थे विकलांगता की श्रेणी में, डॉर्फिज्म नहीं आता था, बोनापन, इस तरीके की बीमारियां पहले जो है वो हमने अभी नए कानून में इंक्लूड करी। तो एसिड अटैक विक्टिम हमें पता ही है बहुत कहना चाहिए सीरियस मुद्दा है। तो उसको भी कहीं ना कहीं जो जिन व्यक्तियों पर एसिड अटैक हो चुका है वो भी विकलांग की श्रेणी में आते हैं। तो जो अधिकार इस एक्ट में दिए गए हैं वो बेनिफिट उन्हें भी मिलता है हमारे देश में। हमारे देश में संविधान के द्वारा तो एक्ट बना के संसद के द्वारा पारित कर दिया गया, क्या इन एक्ट्स को इनेक्ट करने में, लागू करने में क्या हम लोग सफल हो पाए हैं? मेरे ख्याल से आप उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन, हम किस हद तक सक्षम हो पाए हैं, हम किस हद तक इन अधिनियमों को, इन कानूनों को हम लागू करवा पाए हैं जी। इसमें अगर मैं कहूँ तो एक्ट का अगर हम पूरा मुआयना करें और देखें कि एक्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करा गया है, विशेष अधिकारों को, एंटाइटलमेंट्स को कवर करा गया है। और अगर आपने लागू करने की बात कही तो सरकार सिर्फ ये लागू करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरकारी संस्थानों को ही इसे लागू करना है। इसमें एक एक्ट के अंदर विशेषता ये भी देखी गई नए कानून के अंदर कि इसमें प्राइवेट संस्थानों के ऊपर भी जिम्मेदारी डाली गई है कि वो भी विकलांगों के लिए एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन और अलग चीज़ों को जो कि एक्ट में कवर की गई है उन सबको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी लागू करना है। अब लागू करने के लिए तो बोला गया है, उसके लिए दो अगर हम बात करें एजेंसीज अलग अलग एक्ट के अंदर ही हैं जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि वो देखें कि ये एक्ट लागू हो रहा है या नहीं। मैं एक चीज़ बहुत यहाँ पर बहुत खास बताना चाहूँगी, सोशल ऑडिट भी सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई कि आपने अगर स्कीम बना दी, प्रोग्राम चलाया विकलांगों को लेकर, क्या उस प्रोग्राम उस पॉलिसी के तहत करे हुए जो काम है उससे वाकई में ही विकलांगों को फायदा पहुंच रहा है या नहीं, इसका भी सोशल ऑडिट कीजिए। तो बहुत सारे इसके अंदर एजेंसीज हैं जो इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट को देखने के लिए जिम्मेदार ठहराई गई हैं, जैसे कि चीफ कमिश्नर, जैसे कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, इस तरीके की संस्थाएं हैं जो राज्य और केंद्र स्तर पे बनाई गई हैं। आपने सरकारी के साथ साथ निजी संस्थानों के बारे में बात की कि वहाँ पर भी इन कानूनों को लागू करने के लिए सरकार ने इसको बहुत फोर्सफुली लागू किया है और संस्थानों को, निजी संस्थानों को भी ये मानने के लिए बाध्य किया कि आपको भी डिसेबिलिटीज एक्ट को लागू करना है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये बनता है, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, उनके मन में भी इच्छाएं होती हैं कि सुभारती विश्वविद्यालय, जो स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय है, ये सुभारती विश्वविद्यालय दिव्यांगजन या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए क्या करता है, यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं और क्या इनकी पॉलिसीज हैं, वो क्या है, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। अगर मैं सुभारती यूनिवर्सिटी की बात करूं जहाँ पर मैं काम भी कर रही हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक स्पेशल सेल बना हुआ है जिसका नाम डिसेबिलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, जो कि विशेष तौर पे फैसिलिटेट करने के लिए बना है विकलांग लोगों को, उनकी बातें उठाने के लिए और उनसे रिलेटेड मुद्दों पर जनरल अवेयरनेस देने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम अपने यूनिवर्सिटी की बात करूं, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे यहाँ रिजर्वेशन है और पॉलिसीज़ हैं ऐसी जिसमें फैसिलिटेट करा जाता है उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को जो विकलांग हैं, एग्ज़ाम में स्पेशल टाइम देना या उनको एक स्पेशल सपोर्ट देना जो कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, वो सब यहाँ पर करा जाता है। अगर मैं कर्मचारियों की बात करूं तो हमारे यहाँ बहुत ऐसे कर्मचारी हैं, मैं सपोज लिफ्ट में ही जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ कि हमारे जो विकलांग भाई बहन हैं जो हमारे इस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उनको उनकी क्षमताओं के हिसाब से हमारे यूनिवर्सिटी में काम दिया जाता है, जो कि मैं देखती हूँ वो बिल्कुल दृढ़ता के साथ उसमें लगे रहते हैं और वो किसी से कम नहीं लगते। अमूमन लगभग 40 से 42 पूरे विश्वविद्यालय के अंदर लिफ्ट्स और इस तरीके की सुविधाएं हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि जो भी लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं वो सब लोग दिव्यांगजन हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं।
इसके अलावा और कोई जो भौतिक सुविधाएं हम्म, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए जो भौतिक सुविधाएं जी। विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदत्त की गई हैं, जी उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी सर, अगर हम देखें तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो व्यक्ति हैं जो डिसेबल्ड हैं, पूरा आप यूनिवर्सिटी का एक बार अगर भ्रमण करें तो आपको उसके स्वरूप से ही पता चलेगा कि यहाँ पर विकलांग लोगों के लिए बहुत सुविधाएं हैं। जैसे ही आप घुसे, आपको शुरू में दिखेगा पार्किंग कॉलेजेस के आगे, जो कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए पार्किंग डिफरेंट बिल्कुल एकदम रखी गई है। उसके अलावा हमारे यहाँ हम देखें तो जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो है वो स्लोप्स बनाए गए हैं, लिफ्ट्स रखी गई हैं हर बिल्डिंग के अंदर। जो हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी डिसेबल्ड फ्रेंडली है। यहाँ पर सर मैं एक्ट के ऊपर भी रोशनी डालना चाहूँगी। जो एक्ट के अंदर बात लिखी गई है, एक डेफिनेशन है पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग किसको मानेंगे हम? तो आप पब्लिक बिल्डिंग से सिर्फ ये मत समझिए कि सरकारी बिल्डिंग्स जहाँ पर कि आम लोगों का आना जाना है, चाहे सरकारी अस्पताल हो, सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर पब्लिक एट लार्ज का आना जाना है वो भी पब्लिक बिल्डिंग कहलाएंगे। जैसे स्कूल, तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की बिल्डिंग्स, हो गई। क्लासरूम्स वगैरह। जी बिल्कुल, जैसे हमारा संस्थान है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये पब्लिक बिल्डिंग है क्योंकि यहाँ आम इंसान का आना जाना है पढ़ाई के लिए। तो हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल डिसेबल्ड फ्रेंडली हैं। वहाँ पर सब जगह हम कहें स्लोप्स हैं, व्हील चेयर्स अवेलेबल हैं, क्लासरूम्स के अंदर स्पेसिफिक डिसेबल्ड बच्चों के लिए जगह है जिससे कि वो आराम से क्लास में आके बैठ सकें। और उनसे रिलेटेड हेल्थ केयर, क्योंकि हमारी हेल्थ केयर यूनिवर्सिटी है तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी विशेष सुविधाएं मौजूद हैं। मैम एक सवाल आता है, आपने भी बातचीत में ही बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संयुक्त राष्ट्र का एक कन्वेंशन 2006 में हुआ, UNRPCD उसको कहते हैं। तो UNRPCD क्या था, वो किस बारे में था, उस पर प्रकाश डालें आप। जी 2006 में यूनाइटेड नेशन ने कन्वेंशन बनाया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अब 2006 में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कन्वेंशन बन तो गई, लेकिन यहाँ पर हर कन्वेंशन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनती है वो अपने आप लागू नहीं होती। उसको लागू होने के लिए कुछ कंट्रीज, कुछ मुल्क जो रेटिफिकेशन अगर देंगे तब जाके वो लागू होती है। तो इसमें भी 2 साल लग गए और 2008 में ये अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन लागू हुई। इसमें क्या क्या है, अगर इसमें आप विशेष तौर पे देखें तो इसके अंदर सबसे पहले एक व्यक्ति की जो इनहेरेंट डिग्निटी है डिसेबल्ड व्यक्ति की, उसको सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अंदर 8 सिद्धांत हैं जिस पर हम एक डिसेबल्ड रिलेटेड राइट्स के जिक्र इस कन्वेंशन में देखते हैं। वो 8 सिद्धांत अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर उनको ही फॉलो कर लिया जाए तो सारे अधिकार शायद एक व्यक्ति को मिल जाए। जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस, आप व्यक्तियों में जो वो विभिन्नताएं हैं उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए। तो अगर विकलांग व्यक्ति है या आम व्यक्ति है, ये डिफरेंस आप डिफरेंस मान के मत चलिए, इसको रिस्पेक्ट करिए कि आप ये मानिए कि ह्यूमन डाइवर्सिटी है ये भी एक तरीके की। इसके अलावा एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, विशेष तौर पे बच्चों को लेकर सिद्धांत है जिसमें कि ये कहा गया है कि बच्चों की कैपेसिटी, जो उनकी क्षमताएं हैं वो पूरी विकसित हो, इसके लिए भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो सिद्धांत इसमें रखे गए हैं। इसमें बहुत सारे तरीके के विशेष अधिकार हैं जिसमें महिलाओं और बच्चों को लेकर भी विशेष अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं से रिलेटेड विशेष अधिकार, बच्चों से रिलेटेड विशेष अधिकार, जिसमें उनकी रिलेटेड स्पेसिफिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी राज्यों से कहा गया कि आप उनके ऊपर निर्भर उनको निभाएं। इसके अलावा राज्यों की ड्यूटीज साफ साफ लिखी गई है कि एक राज्य होने के नाते, एक राष्ट्र होने के नाते क्या क्या ड्यूटीज बनती है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कन्वेंशन के अंदर कमेटी का जिक्र है जो कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए बनी है। अब ये कमेटी बना दी गई है जिससे कि सारे जितने राष्ट्र हैं जो इस कन्वेंशन को मानते हैं वो अपनी रिपोर्ट्स जमा करेंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं विकलांग लोगों के लिए अपने देश में। तो ये कमेटी के पास रिपोर्ट जब आती है तो उसके ऊपर चर्चा परिचर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और ये पता चलता है कि कितने राष्ट्र इस कन्वेंशन के तहत अपने यहाँ मानकों को पूरा कर रहे हैं।
और इसके अंदर अगर हम देखें तो कमेटी को कोऑर्डिनेट भी करना है राष्ट्रों के साथ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ, जिससे कि वो बेहतर काम कर सके विकलांग व्यक्तियों के लिए। तो बहुत सारी आपने ऐसी चीजें। अभी बात करी महिलाओं के अधिकार और मानवीय अधिकारों की। जी महिलाओं का अधिकार, मानवीय अधिकार, ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स, जी ये दोनों अलग कैसे हैं? ये इस अगर पे जी रोशनी डालें। जी सर, अगर मैं मानव अधिकार की बात करूं, मानव अधिकार मतलब हर मानव के लिए वो अधिकार है, क्योंकि वो मानव के तौर पे पैदा हुआ है। तो उसमें महिलाएं भी आ जाती है। ये अपने आप में ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है, लेकिन जब हम वही बात बात है करें कि जब मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स अगर एक ब्रॉडर टर्म है, जी तो फिर व्हाट इज द नीड ऑफ सेपरेटली फॉर वुमेन राइट्स? जी सर, मैं ये भी बता देती हूँ। देखिए, जब समाज में अगर जो मार्जिनलाइज्ड या वल्नरेबल सेक्शन है, आप आम कानून बनाते हैं, सबके लिए बनाते हैं, लेकिन जो समाज में विकलांग लोग हो गए, महिलाएं हैं या विकलांग महिलाएं हैं या विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि आम कानून के परव्यू में आप सभी को ला दें, ऐसे में कुछ विशेष अधिकार या विशेष समस्याएं होती हैं जिनको जूझने के लिए विशेष कानून बनाने पड़ते हैं। उसी श्रेणी में महिलाओं के भी अधिकार आते हैं। ये तो अधिकारों की बात हो, जी लेकिन इन अधिकारों के बारे में जागरूकता जी फैलाने की अगर बात की जाए, या लोगों को इन अधिकारों के बारे में बताने की बात की जाए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसको स्थानांतरित, हस्तांतरित करने की बात की जाए, तो उस मामले में स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय क्या प्रयास कर रहा है? आपका सुभारती, सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो है, जी उसके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सुभारती लॉ कॉलेज में हमारे यहाँ स्पेशल एक बॉडी है, लीगल एड सेल, जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मेरठ से और कहना चाहिए कनेक्टेड है। उसके द्वारा समय समय पर लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे शिक्षकों के द्वारा जाके करे जाते हैं। तो समाज में एक जागरूकता को उत्पन्न करने का काम विकलांगों को भी लेकर यहाँ पर उस सेल के द्वारा करा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम बच्चों को कानून पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें ह्यूमन राइट्स जैसे सब्जेक्ट में स्पेशल तौर पे बच्चों को विकलांगों के अधिकारों को लेकर और भी अधिकारों को लेकर चर्चाएं, संगोष्ठी, सेमिनार्स ये समय समय पर करे जाते हैं। और हमारे यहाँ स्पेशली अगर हम बात करें तो जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें भी विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है कि कोई ना कोई ज्वलंत मुद्दे पर कंपटीशन रखे जाएं, जैसे कि हमारे यहाँ मूट कोर्ट्स होते हैं, तो उसमें भी हम लोग इस तरीके की अवेयरनेस को लेकर काम करते हैं। अंत में एक सवाल आपसे कि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें, बात करें, तो भारत की पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, अक्षम व्यक्तियों के लिए जो भारत सरकार काम कर रही है, भारत के ओर से जो सुविधाएं, जो अधिकार दिए जा रहे हैं, अगर हम उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देखें, तो उसमें भारत कहाँ अपना स्थान रखता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? दूसरा, भारत की क्या भूमिका है और अभी तक क्या भूमिका इसने अपनी निभाई है और आगे क्या अपेक्षाएं हैं? इस पर बहुत जल्दी संक्षिप्त में आप बताएं। सवाल अपने आप में बहुत बातें कहने की ज़रूरत रखता है, लेकिन संक्षिप्त में बात करूं तो हमारे देश में करीबन 2.21% लोग विकलांग हैं। हम ये सोचेंगे कि शायद समाज का शायद एक छोटा तबका है, लेकिन इसको सरकार ने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया है। अगर सरकार की योजनाओं की बात करें तो एक सबसे कहना चाहिए स्कीम जो सरकार की है वो है सुगम्य भारत योजना, जिसमें कि हम एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे जो देश में जगहें हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वो सब, और चाहे वो वोट का अधिकार हो, चाहे वो और हेल्थ केयर की फैसिलिटी हो, सब एक व्यक्ति के लिए, विकलांग व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सरकार के अंदर बहुत अलग अलग और पॉलिसीज़ हैं जो वो लेके चले हैं।
जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स, जैसे पेंशन से रिलेटेड स्कीम्स और लोन से रिलेटेड विशेष फैसिलिटीज़, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति जो विकलांग है उसे स्किल डेवलपमेंट करना है अपना, तो उसके लिए कंसेशनल रेट पे उसे लोन मिलना, इस तरीके के काम सरकार कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि हमारे यहाँ न्यायपालिका भी बहुत काम कर रही है। न्यायपालिका ने एक जजमेंट दिया जो कि मुद्दे पे था कि व्यक्ति जो कि सोशली बैकवर्ड, विकलांग लोगों को सोशली बैकवर्ड श्रेणी में माना जाए और जो सुविधाएं एससी और एसटी को मिलती है वही सुविधाएं एक विकलांग व्यक्ति को भी मिले। तो उसमें उन्होंने, कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि अगर विकलांग व्यक्ति है तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की सुविधा जैसे एससी और एसटी को मिलती है वो उन व्यक्तियों को भी मिले। तो मैं सिर्फ एक केस की बात करिए, इसके अलावा एक आध केस और मैं आपसे जिक्र करूं तो जो दिल्ली हाई कोर्ट का अगर हम जजमेंट देखें तो वहाँ पर मार्किंग स्कीम को लेकर मिनिमम एलिजिबिलिटी जैसे एससी और एसटी के लिए 35% है और आम जनरल व्यक्तियों के लिए जो स्कीम्स हैं उसमें 40% मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स रहता है। तो सरकार कहीं ना कहीं जो इस तरीके की स्कीम्स में विकलांग व्यक्तियों को भी आम व्यक्तियों के साथ जोड़ दिया करती थी। यहाँ पर कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट काम करा और उन्होंने कहा कि जैसे मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स है आपको वो भी। रोकते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारे जो काम आप बता रही हैं इनका भारत का स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अगर वैश्विक स्तर पर हम बात करें तो भारत किस स्थान पर अपने आप को रखता है और भारत की क्या भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? भारत, शॉर्ट में जी भारत सर, क्योंकि एक कहना चाहिए यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है, तो उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो विकलांग लोगों को लेकर हमारे यहाँ काफ़ी स्कीम्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अपनी बातें जाके, जब भी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है उसमें जाके डिस्कस करते हैं और विकलांग लोगों के मुद्दों को अगर कहीं पर हमें लगता है कि नहीं डिस्कस करा जा रहा तो भारत उसको पुरजोर तरीके से उठाता है। तो दर्शकों, आज हमने बात करी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, जो अक्षम व्यक्ति हैं, दिव्यांग जन हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में अगर बात करें तो दिव्यांग जनों के जो अधिकार, जो सुविधाएं उनको हमारे देश में संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा प्रदत्त की गई हैं, उसके बारे में हमने आफरीन अलमस जी से बात करी। आशा है कि आप लोगों को इसके बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगे भी हम ऐसे ही किसी नए मुद्दे पर एक नए विशेषज्ञ के साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारी सुभारती डायरीज के साथ और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सुभारती मास कॉम के यूट्यूब चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।